हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। 2 दिन से क्लास नहीं हो रही है, कुछ प्रॉब्लम हो गया था ऐप में, इसकी वजह से 2 दिन से क्लास नहीं हो रहा है। इसलिए आज से हम लोग अपना क्लास कंटिन्यू करेंगे और प्रॉब्लम जो भी था सॉल्व हो चुका है। और हम लोग पढ़ेंगे आज प्रोनाउन पार्ट 4। और आज हम लोग पढ़ेंगे रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, इसमें यूज क्या क्या है, ये सब सारी बातें आज हम लोग करेंगे। ओके। और हाँ बच्चों, जो भी क्लास आगे नहीं किए हैं कर लीजिए, क्योंकि वो क्लास करने से ही एक समझ में आएगा। ओके, चलिए आज का क्लास हम आगे बढ़ाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और क्लास स्टार्ट होने से पहले इसको शेयर करें। ओके, और अपने ग्रुपों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, देखिए हम पहले से भी कंटेंट और अच्छी तरह से समझ आए आपको, इसलिए देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में डिफाइन करके लाए कि आप लोग कुछ दिक्कत ना हो। ओके, रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है? रिलेटिव प्रोनाउन मतलब होता है ये जोड़ने का काम करता है। ओके, रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब बता रहे हैं बच्चों। रुकिए। रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है संबंधवाचक सर्वनाम। समझ गए? संबंध, ये जोड़ने का काम करता है, दो लोगों के बीच जोड़ता है। आइए इसको कैसे समझते हैं। प्रोनाउंस दैट आर यूज्ड टू कनेक्ट क्लाउजेज और फ्रेजेस, नाउन्स और नाउन इक्विपमेंट्स आर कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन। ओके, वैसे प्रोनाउन जिनका प्रयोग क्लाउजेज या फ्रेजेस को संज्ञा या संज्ञा के समक्ष जोड़ने में किया जाता है, रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। ओके, समझ गए? ये जोड़ने का काम करता है, सीधी सी बात है। ये सब डिफिनीशन से सीधे समझिए, जोड़ने का काम करता है। और रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है संबंधवाचक सर्वनाम। इसके अर्थ में ही इसका डिफिनीशन छुपा हुआ है। ओके, देखिए इसके अंतर्गत क्या क्या आता है। हु, होम, हुज, विच, दैट, बट, एज, व्हाट। ओके, एग्जाम्पल से समझते हैं। आई मेट बीना, आई मेट बीना। ओके, मैं बीना से मिला, हु वाज रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल, जब वह स्कूल से लौट रही थी। ओके, तो ये देखिए ये एग्जाम्पल समझ रहे हैं आप लोग। ओके, आइए हम लोग अब डिफिनीशन तो कोई एग्जाम में नहीं पूछेगा, सीधे हम लोग यूजेज पे चलते हैं कि इसका यूजेज क्या होता है। ओके, देखिए नोट 1, रिलेटिव प्रोनाउन को कंजुगेटिव प्रोनाउंस भी कहा जाता है। ओके, रिलेटिव प्रोनाउन को कंजुगेटिव प्रोनाउंस भी कहा जाता है। समझ गए? इसको एक तरह से कंजुगेटिव प्रोनाउंस भी कहा जाता है। आएगा एग्जाम में, रिलेटिव प्रोनाउन को और क्या कहा जाता है, तो कंजुगेटिव प्रोनाउंस भी कहा जाता है। आइए, यूजेज ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन का उपयोग क्या है, कहाँ कहाँ है, कहाँ हो सकता है, आइए समझते हैं। रूल नंबर 1, रिलेटिव प्रोनाउन
हु, विच, दैट का प्रयोग सबऑर्डिनेट क्लाउज के सब्जेक्ट के रूप में होता है। समझ गए? सब्जेक्ट के रूप में होता है। देखिए, रिलेटिव प्रोनाउन हु, विच, दैट का प्रयोग सबऑर्डिनेट क्लाउज के सब्जेक्ट के रूप में होता है। ओके। और हम लोग समझते हैं, द बॉय हु केम हियर इज ए प्लेयर। केम यहाँ पर क्या है? ये एक वर्ब है, ये एक वर्ब हो गया। ओके, तो इसके अनुसार ये वर्ब हो गया, तो ये सब्जेक्ट मांगेगा, तो इसलिए ये सब्जेक्ट है। और हु हमेशा सब्जेक्ट का काम करता है। ओके, हु हमेशा सब्जेक्ट का काम करता है। आइए आपको इसको अच्छी तरह ले आपको समझाते हैं कि हु क्या क्या काम आएगा। ओके, स्लाइड पर चलते हैं। हु 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 हमेशा सब्जेक्ट के रूप में आता है। ठीक, सब्जेक्ट के रूप में आता है। और होम, और होम ये भी सब्जेक्ट के रूप में आता है। नहीं, ये ऑब्जेक्ट के रूप में आता है, सॉरी, ये ऑब्जेक्ट के रूप में आता है। ओके, और ये हमेशा पर्सन के लिए यूज होता है। पर्सन के लिए ही ये हु और होम यूज होता है। हु सब्जेक्ट आएगा, अगर पर्सन रहे और ये सब्जेक्ट मांग रहा है तो वो सब्जेक्ट के लिए यूज होगा। ओके, और होम पर्सन रहे और वो ऑब्जेक्ट मांग रहा है तो वहाँ होम का यूज होगा, और वो भी पर्सन रहे तब यूज होगा। ओके, और विच, आइए ये दोनों का अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं कैसे क्या होता है। ओके, देखिए, द बॉय द बॉय हु लिव्स हियर इज ऑनेस्ट। ओके, देखिए क्या कहता है, द बॉय हु लिव्स हियर इज ऑनेस्ट। लड़का जो यहाँ रहता है ईमानदार है। इसका अर्थ होता है लड़का जो यहाँ रहता है ईमानदार है। ये लिव्स क्या हो गया? वर्ब हो गया, और ये सब्जेक्ट के रूप में आ गया। ओके, और ये तभी यूज किया जाता है जब पर्सन रहे। ओके, आइए अब हम होम का भी समझा देते हैं आपको कि होम की जगह पर क्या यूज होगा। आइए हम होम के बारे में समझते हैं कि होम कैसे यूज होता है। The boy whom I admire is
ऑनेस्ट। देखिए यह यहाँ सब्जेक्ट और ये इसके पूरे को कर रहा है, और यहाँ पर ये सब्जेक्ट का बोध हो रहा है। ओके, यहाँ पे कोई वर्ब नहीं है और इसलिए यह होम सब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ आ रहा है। ओके, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी सब्जेक्ट हो चुका है। ठीक, अब आइए एक दो और एग्जाम्पल लेते हैं। I know the girl who sings well। यहाँ पे ये वर्ब है और ये सब्जेक्ट के रूप में आता है, इसलिए ये सब्जेक्ट के रूप में हो गया। ओके, समझ गए आप लोग? आइए अब हम लोग चलते हैं आगे होम पर। होम का एक और एग्जाम्पल, आई नो द गर्ल whom you always help। I know the girl whom you always help। देखिए यहाँ पर ये ऑलरेडी यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा। ओके, ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा। ठीक, समझ गए आप लोग? अब देखिए, अब इसको शॉर्ट मेथड। शॉर्ट मेथड, सब्जेक्ट अगर 3 रहे और वर्ब भी 3 रहे तो वहाँ यूज होगा होम। कुछ नहीं देखना है, सीधे हो। अगर सब्जेक्ट 3 रहे सेंटेंस में, अगर वर्ब भी 3 रहे सब्जेक्ट सेंटेंस में, तो वहाँ होम यूज होगा। ओके, और यही ये देख लीजिए, अगर सब्जेक्ट 2 रहे और वर्ब 3 रहे तो वहाँ यूज होगा हो। आइए, समझ गए? तो इसी तरह मतलब सब्जेक्ट इक्वल अगर ना रहे, वर्ब दोनों इक्वल ना रहे तो वहाँ हु यूज होगा, और सब्जेक्ट और वर्ब दोनों इक्वल हैं तो वहाँ होम यूज होगा। ओके, देखिए इसी पर हम वही एग्जाम्पल को लेते हैं, रिपीट करते हैं। ओके, देखिए यहाँ पे आई नो the girl who sings well। 1 मिनट, आपको यहाँ पे अब बताइएगा यहाँ क्या यूज होगा। देखिए यहाँ क्या यूज होगा, आई एक सब्जेक्ट। ओके, एक वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब। ओके, 2 का वर्ब, दूसरा वर्ब, और ये द गर्ल ये ऑब्जेक्ट है। ठीक, इसको नहीं गिन सकते, तो ये हो गया वर्ब। कितना हुआ, वर्ब 2 सब्जेक्ट 1, तो यहाँ क्या यूज होगा हो।
हु हमेशा सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है। ओके, एकदम कंफर्म। आइए अब होम का यूज समझाते हैं आपको कि होम का यूज कैसे होता है। ओके, उसी पर आई नो द गर्ल होम यू ऑलवेज हेल्प। देखिए अब यहाँ पर क्या यूज होगा, एक मिनट। क्या यूज होगा बताइएगा। एक सब्जेक्ट, ओके, दो सब्जेक्ट, ओके, एक वर्ब, दो वर्ब, सब्जेक्ट टू, वर्ब टू। अब यहाँ पे क्या होगा, होम। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब हम विच के बारे में क्या समझाते हैं आपको कि विच क्या होता है। विच कहाँ यूज होगा। विच का यूज वस्तु और जानवर के लिए होता है। ओके, वस्तु और जानवर के लिए होता है। ठीक, हमेशा वस्तु और जानवर के लिए होता है। चलिए अब हम अपने कंटेंट की तरफ बढ़ते हैं। इतना आप लोग को समझ में आ गया। आइए कंटेंट पर चलते हैं। अपना क्या कंटेंट था, इतना आप लोग को समझा दिए थे। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए रिलेटिव प्रोनाउन हु विच दैट का प्रयोग सबऑर्डिनेट क्लाउज के वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में होता है। ओके, देखिए आई लव वर्ब हो गई, होम ऑब्जेक्ट समझा चुके हैं आप लोग को। और ये देखिए रूल नंबर 3 देखिए, अगर एंड से जुड़कर दो एंटीसीडेंट्स का प्रयोग हो जिनमें से एक मनुष्य और एक जानवर हो या वस्तु हो, एक मनुष्य हो या एक जानवर या एक वस्तु हो, तो इसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन दैट होगा। समझ गए। अगर मतलब एक व्यक्ति है और एक वस्तु है तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या यूज होगा, दैट। क्या यूज होगा, दैट। समझ गए। मान लीजिए एक वस्तु है और एक जानवर है तो क्या यूज होगा, एक वस्तु हो और एक जानवर है तो क्या यूज होगा, विच। अभी ना बताया आप लोग को, वस्तु और जानवर के लिए हमेशा विच होता है। अगर एक पर्सन रहे और एक जानवर रहे तो क्या यूज होगा, दैट। समझ गए। और एक वस्तु रहे और एक जानवर रहे तो क्या यूज होगा, विच। समझ गए। इसी तरह आइए देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं इसको। देखिए क्या कहता है, द मैन एंड हिज डॉग दैट आई सॉ एस्टरडे हैड बीन किडनैप्ड। एक आदमी और उसके कुत्ते को मैंने कल किडनैप होते हुए देखा। समझ गए। तो एक मिनट, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। आई हैव सीन किडनैप्ड, नहीं सही है यहाँ पे ठीक है। समझ गए। सेंटेंस ले, दैट यहाँ यूज हुआ है। देखिए यहाँ पे ये देखिए, द मैन एक आदमी और एक कुत्ते की बात कर रहा है। समझ गए। तो क्या यूज होगा, दैट। और यहीं पर एक आदमी, यहीं पे एक रहता है वस्तु के बारे में बताता है और यहीं पे एक कुत्ता रहता है तो यहाँ क्या यूज होता है, विच। समझ गए। ठीक, आइए रूल नंबर 3 को समझते हैं। रूल नंबर 3 क्या कह रहा है।
आप लोग को समझ में आ रहा होगा, और जो भी ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में उसको कीजिए, क्योंकि हम अगले क्लास में उसको बेहतर ढंग से उसको समझा सकें। ओके, चलिए रूल नंबर 3 को हम समझाते हैं कि रूल नंबर 3 क्या होता है। सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा दैट का 1 मिनट कुछ सेंटेंस टाइपिंग मिस्टेक हो गया है बच्चों, समझ लीजिएगा। दैट का प्रयोग किया जाए करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा दैट का प्रयोग करते हैं। ओके, जैसे मिस्टर मिश्रा इज द मोस्ट लेबोरियस मैन दैट आई हैव एवर सीन। मिस्टर मिश्रा बहुत ही मेहनती आदमी है। मैंने मिस्टर मिश्रा को मेहनत करते हुए देखा। ओके, मोस्ट है हमेशा दैट का यूज होगा, यहाँ पे दैट का यूज होगा। ये मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री है। ओके, समझ में आ रहा है बच्चों? आइए एग्जाम्पल एक दो दे देते हैं यहीं पर, एग्जाम्पल आप लोग समझ लीजिएगा इसी के माध्यम से। देखिए, दिस इज द बेस्ट बुक, यहाँ पे आई वांट टू रीड। ओके, आई वांट टू रीड, यहाँ पे क्या यूज होगा? दैट, क्योंकि ये बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री गुड का सुपरलेटिव डिग्री बेस्ट होता है। ओके, तो यहाँ पे बेस्ट होगा, यहाँ पे दैट का यूज होगा। समझ गए? इसी तरह इस एग्जाम्पल को अच्छे से लिख दें कि आप लोग समझ लीजिएगा। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए रूल नंबर 4, ऑल का प्रयोग व्यक्तियों के लिए हो। समझिएगा, पॉइंट ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है? व्यक्तियों की बात कर रहा है। ऑल का प्रयोग व्यक्तियों के लिए हो तो हु या दैट का करते हैं। ओके, न कि होम और विच का करते हैं। समझ गए? ऑल का प्रयोग व्यक्तियों के लिए हो, ऑल का बोल रहा है, ठीक समझिएगा। होम और विच का नहीं, हु और दैट का होता है। देखिए एग्जाम्पल में आप समझाए हैं, ऑल, हु या दैट दोनों यूज कर सकते हैं। ओके, और हाँ बच्चों, यहाँ पे हु या दैट दोनों यूज कर सकते हैं। समझ गए? करते हैं, न कि होम और विच का करते हैं, न कि होम और विच का करते हैं। और यहाँ पे दैट या हु भी हो सकता है, लेकिन बेस्ट ऑप्शन दैट होता है। समझ गए? बेस्ट ऑप्शन दैट होगा। ओके, और ये व्यक्तियों के लिए हो तो हु या दैट का करते हैं, न कि होम और विच का करते हैं। ओके, समझ गए? और जब ऑल का प्रयोग वस्तुओं के लिए होता है तो इसके साथ दैट का प्रयोग करते हैं। वस्तुओं का बात कर रहे हैं बच्चों, के लिए हो तो इसके साथ दैट का प्रयोग करते हैं, हु होम विच का नहीं। जब वस्तु रहे तब, व्यक्ति रहे तो हु या दैट यूज कर सकते हैं, लेकिन जब वस्तु रहे ऑल के साथ तो दैट का ही प्रयोग करते हैं, न कि होम, हु और विच का। एकदम सरल भाषा में समझा दिए कि आप लोग खुद भी समझ जाइएगा। ओके, इस तरह आपको इस तरह कंटेंट डिलीवर किया जा रहा है, जैसे आप लोग खुद समझ लीजिएगा। ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए एग्जाम्पल, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड।
ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। ग्लिटर्स, ये कहावत है, दैट का यूज करते हैं। और एक एग्जांपल आप लोग को देते हैं, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। कहावत तो सुने हैं, अंत भला तो सब भला। ओके, देखिए यहाँ पे दैट का यूज हुआ है, समझ रहे हैं। देखिए, और ऑल और अनकाउंटेबल नाउन, जो कि नाउन चैप्टर में आपको बताया गया है, इसलिए आपको बोला जा रहा है कि आप लोग पहले का भी वीडियो देख लीजिए, ठीक, क्योंकि चैप्टर और अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए, ऑल के साथ अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन, आइए रिपीट कर देते हैं क्या होता है। अनकाउंटेबल नाउन वो होता है जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, ठीक, जिसको हम गिन नहीं सकते, जैसे ऑयल, शुगर, चीनी, पोटैटो, डायमंड, ये सब अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत आता है और इसके साथ दैट का प्रयोग होता है, ठीक। तो देखिए, ऑल द मनी, ऑल द मनी, द मनी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, इसके साथ दैट का यूज हुआ है। आई गिव हर हैज बीन स्पेंट, जो भी पैसा था सारा का सारा खर्च हो गया, समझ गए। इतने अच्छे से आपको समझाया जाए, प्लीज आगे का वीडियो देख लीजिए, बहुत और अच्छे से समझ में आएगा। ओके, एक एक बारीकी से पॉइंट आपको समझ में आएगा। आइए रूल नंबर 6 पर चलते हैं। रूल नंबर 6 क्या कह रहा है। रूल नंबर 6, एवरीथिंग, नथिंग, द ओनली, एनी, ऑल, everyone, none, nobody, much, little, the same, the few, the little के बाद that का प्रयोग होगा। इसमें ये the only और the same बहुत इम्पोर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। आइए हम इसके एग्जाम्पल को समझते हैं, ठीक। देखिए, he is the same boy, he is the same boy that I met in the market। इसके साथ that का यूज हुआ है, the same, the same, that का यूज होगा, the same boy, वह वही लड़का है जो मैंने, जिसे मैंने मार्केट में मिला, जिसे मैं मार्केट में मिला। ओके, my father given me that everything I needed। यहाँ पे देखिए, एवरीथिंग का प्रयोग नहीं, 1 मिनट, यहाँ पर कुछ मिस्टेक है, रुकिए 2 मिनट। कॉपी और यहाँ से कट कर देंगे, कट, ओके, और यहाँ पे पेस्ट। ओके, देखिए अब सही हो गया। हाँ, देखिए समझिएगा, एवरीथिंग दैट आई नीडेड। ओके, माई फादर गिवन मी एवरीथिंग दैट आई नीडेड। मेरी आवश्यकता की हर चीजें मेरे पिताजी मुझे देते हैं, देते हैं। ओके, माई फादर गिवन मी एवरीथिंग है, इसके साथ दैट का यूज होगा, एवरीथिंग। देखिए यहाँ पे एवरीथिंग के साथ दैट का प्रयोग किया गया है। माई वाइफ हैज स्पेंड द लिटिल मनी दैट आई गेव हर। देखिए यहाँ पे द लिटिल है, ओहो, यहाँ पे द लिटिल है और इसके साथ दैट का यूज किया गया है, समझ गए। आइए, इतना तो आप लोग समझ गए होंगे। आइए रूल नंबर 7 पे हम लोग से चलते हैं कि रूल नंबर 7 क्या है। वर्ब अगर स्पष्ट रहे, समझिएगा, वर्ब अगर स्पष्ट रहे
तो द सेम प्लस नाउन के बाद दैट का प्रयोग करते हैं अगर वर्ब स्पष्ट रहे तब। आइए एक दो एग्जाम्पल आपको समझाते हैं इसके बारे में। देखिए, दिस इज द सेम गर्ल दैट अब्यूज्ड मी। देखिए यहाँ पे वर्ब स्पष्ट है, वर्ब स्पष्ट है इसलिए ये दैट का यूज हुआ है। ओके, समझ गए। आइए एक और एग्जांपल इस पर देते हैं। दिस इज द सेम कार दैट रन्स फास्ट। देखिए यहाँ पे वर्ब स्पष्ट है इसलिए यहाँ दैट यूज हुआ है। ओके, समझ गए। समझ गए इतना। आइए अब हम इसको क्लियर कर देते हैं। समझ गए ना। और देखिए नोट पॉइंट में दिए थे, अब उसको समझिएगा क्या कह रहा है। एज का प्रयोग कहाँ होगा, समझिएगा। एज का प्रयोग वहाँ होगा जो द सेम प्लस अगर नाउन है तो एज का प्रयोग उस जगह होगा जब वर्ब स्पष्ट ना रहे। समझ गए। तो देखिए इस पे एग्जाम्पल समझिए। क्या समझे आप लोग। द सेम प्लस नाउन रहे और वर्ब स्पष्ट न रहे तब एज का यूज होगा। अब वर्ब स्पष्ट रहे तो द सेम प्लस नाउन, अगर वर्ब स्पष्ट रहे तो वहाँ दैट का यूज होगा। और द सेम प्लस नाउन अगर वर्ब स्पष्ट न रहे तो वहाँ एज का यूज होगा। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। दिस इज द सेम बाइक। दिस इज द सेम बाइक एज माइन। समझ गए। यहाँ पे वर्ब कोई नहीं है तो इसलिए एज। आइए एक और एग्जांपल आपको देते हैं। दिस इज द सेम गर्ल एज आई एडमायर। यहाँ भी कोई वर्ब नहीं है इसलिए यहाँ एज यूज होगा। ओके, समझ गए बच्चों। चलिए इतना आप लोग समझ गए। आइए अब कंटेंट पर चलते हैं। क्या कंटेंट था। देखिए ये सब समझा दिए सब आप लोग को। देखिए इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये इससे प्रश्न को पूछा जाता है, प्रश्नों का बोध होता है, प्रश्नों को पूछने में मदद करता है। ओके, तो देखिए क्या कहता है। प्रोनाउंस दैट आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन आर कॉल्ड इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। सीधी बात है और हिंदी में इसको समझ लीजिए। वैसे प्रोनाउन जिनका प्रयोग प्रश्नों के पूछने में किया जाता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं। हु, होम, विच, व्हाट। समझ गए। और हु का यूज सब्जेक्ट का पता लगाने के लिए हु का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट का पता लगाने के लिए हु का प्रयोग करते हैं। हु गिवेन यू मनी। सब्जेक्ट का पता लगा रहा है, यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया हु।
आइए अब हम इस पर एग्जाम्पल दे देते हैं आपको, 2-4 समझ लीजिए इसको अच्छी तरह। क्या कह रहा है? हु, 1 मिनट, हु हैज बीन वेटिंग for me since morning। यहाँ पे देखिए ये सब्जेक्ट का पता लगा रहा है और इसका अर्थ समझिए क्या होता है। कौन सुबह से मेरा इंतजार कर रहा है, समझ गए? कौन सुबह से, ये सब्जेक्ट का पता लगाता है हु, ठीक ना। आइए एक और देते हैं आप लोग को, हु हैव गिवन यू मनी। तुम्हें कौन पैसा दिया है, समझ गए? इतना आप लोग समझ गए हु के बारे में। और हाँ बच्चों देखिए होम का क्या यूज होता है, आइए उसी में बता देते हैं। और ये होम, हुच और व्हाट और विच का यूज कल हम लोग बताएंगे, अच्छी तरह से समझेंगे। आइए फिलहाल आपको इसको समझा देते कि होता क्या क्या है। देखिए होम का यूज क्या कहता है। होम, ये ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए होम का प्रयोग करते हैं। ओके, ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए। आइए इसका एग्जांपल से समझते हैं। होम डू यू हेल्प। होम डू यू हेल्प, तुम किसकी मदद करते हो। ऑब्जेक्ट का बोध हो रहा है, तुम किसकी मदद करते हो। तुम किसकी मदद करते हो, ऑब्जेक्ट का पता लगाने का बोध कर रहा है, इसलिए यहाँ पे होम का यूज होगा, हुम। और एक एग्जांपल देते हैं आपको। होम डज ही गिव मनी, वह किसे पैसा देता है। ऑब्जेक्ट का बोध हो रहा है इसलिए यहाँ पे होम का यूज होगा, वह किसे पैसा देता है। समझ गए? आइए हुज के बारे में समझते हैं कि हुज क्या है। हुज ये बोध कराता है अधिकार या संबंध का पता लगाने, अधिकार या संबंध के का पता लगाने के लिए हुज का प्रयोग करें। या किसी से संबंध हो या किसी पर अधिकार हो कि यह मेरा कार है, वह तुम्हारा कार, ये मेरा पेन है, ये अधिकार है, तो इस स्थिति में हुज का यूज होगा। यह घर किसका है, हुज इज दिस हाउस। अधिकार का बोध हो रहा है यहाँ पर, किसका है अधिकार, मतलब इमेजिन करिए अधिकार का बोध हो रहा है, हुज इज दिस हाउस, यह कलम किसकी है, हुज इज दिस पेन, हुज इज दिस पेन। समझ गए? यह अधिकार या संबंध के बारे में बोध कराता है, समझ गए? आइए अब हम लोग समझेंगे विच का यूज। विकल्प चुनने की स्थिति में अगर पर्सन भी रहे, समझिएगा, अगर पर्सन भी रहे, अभी हम क्या बताएं विच का यूज कहाँ होता है, जानवर और वस्तु के लिए। अगर पर्सन भी रहे
और उनमें से चुनने का विकल्प का पता लगाना हो तो इस स्थिति में विच का यूज करेंगे। चुनने, चूज करने, जैसे 100 आदमी है उसमें से एक बेहतर है तो वो उसमें विच का यूज करेंगे। आइए हम समझते हैं कैसे। तुम्हारा घर कौन सा है? चूज 10 घर है, अब उसमें से उसको नहीं पता चल रहा है तो वो पूछा तुम्हारा घर कौन सा है? विच इज योर होम? विच इज योर होम? ओके। Which of this girl is clumsy at cooking? Which of these girls, 1 minute, girls is clumsy at cooking? समझिएगा, इन लड़कियों में से कौन सी खाना पकाने में फुहर है? मतलब 50 लड़की है, उनमें से कौन एक फुहर है भाई? तो इस स्थिति में विच का यूज होगा। ओके, समझ गए विच का यूज भी। फिर कल हम रिपीट करेंगे, इसके बारे में डिटेल में आपको बताएंगे और इसके नोट्स को तैयार करेंगे। ओके, अभी आप लोग को एक हिट दे रहे हैं। आइए व्हाट का यूज समझते हैं। व्हाट का यूज क्या कहता है? व्हाट सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए व्हाट का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट का भी और ऑब्जेक्ट का भी पता लगाने के लिए व्हाट का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट का पता लगाने के लिए हु और ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए होम और एक अधिकार या संबंध का पता लगाने के लिए होम और विकल्प चुनने का बात हो तो विच और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का पता लगाना हो तो व्हाट। तुम्हारा नाम क्या है? व्हाट इज योर नेम? ओके, व्हाट डज यू वांट? वह क्या चाहता है? व्हाट डज ही वांट? ओके, क्या हुआ? व्हाट हैपेंड? व्हाट हैपेंड? ये समझ गए? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों का बोध पता लगाने में बोध हो रहा है। इस स्थिति में व्हाट का यूज करेंगे और इतना कल पढ़ लेंगे हम लोग का इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस भी खत्म हो जाएगा। और एक बचा एक्सक्लेमेटरी, रिफ्लेक्सिव, ये बचा है, 2-3 और बचा है, उसको भी हम लोग कल के क्लास में फिनिश कर देंगे। ओके, तो चलिए बच्चों, देखिए यहाँ पर एक एक क्लास आप लोग देख रहे हैं, अच्छे से आप लोग के लिए एकदम तैयार किया गया है। ओके, इतना आज हम लोग पढ़ लिए। ठीक, यहाँ पे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और इसके आगे कल क्लास होगा। ओके बच्चों, तो हाँ बच्चों, क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्योंकि क्लास आप तक पहुँच सके और हमको मोटिवेट कीजिए। ओके, और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। चलिए बाय एंड टेक केयर। आज के लिए इतना ही, बाय।